माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज से अपना एक नई शुरुआत करने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का और साइंस में आज मुख्य रूप से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। तो आज हम भौतिक विज्ञान शुरू करने वाले हैं और भौतिक विज्ञान में आज पहला नंबर चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे। पहला नंबर चैप्टर जो कि है प्रकाश, यानी प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी कि इस चैप्टर से, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि फिजिक्स में हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो फिर शुरुआत एकदम बेहतरीन होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आज चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग जितने सारे भी 10th क्लास के बच्चे हैं जो पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम यह मान करके चल रहे हैं कि आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं। और जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में आते हैं ना, उनको सबसे पहले बेसिक कंप्लीट कराना होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब तक आधार मजबूत नहीं होगा, आप बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आधार मजबूत होगा तो फिर आप कितना भी ऊंचा चले जाएं, आसमान तक चले जाएं, सफर आपका एकदम बेहतरीन होगा। तो इसलिए आधार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से एक घर बनता है ना, तो सबसे नीचे वाला जो नींव होता है ना, वो काफी मजबूत रखा जाता है, ताकि ऊपर में 4 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आधार मजबूत नहीं होगा तो 2-4 मंजिला जाते जाते भरभरा करके मकान गिर जाएगा। वैसे ही हमारा जिंदगी होता है, वैसे ही आप स्टूडेंट लोगों का लाइफ है। अगर आपका पढ़ाई में आधार मजबूत नहीं होगा ना, तो फिर आप साइंस को गहराई के साथ नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम गहराई के साथ आपको ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपका आधार मजबूत करेंगे। हम यह मान करके आपको पढ़ाएंगे कि आप लोगों को अभी 10th क्लास साइंस में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल शून्य से हम शुरुआत करेंगे। जैसे गिनती हम जब शुरू करते हैं ना, तो हम शून्य से शुरू करते हैं ना, 1 0 1 2 3 4, तो एकदम शून्य से हम शुरुआत करेंगे। हम यह मान करके चलेंगे कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, हमें शुरू से पढ़ाना है, एकदम बेसिक से पढ़ाना है। तो फिर प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और जो भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। यानी कि जो पहला नंबर हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बच्चा बच्चा समझ जाएगा। एक छोटा सा बच्चा भी अगर ध्यान देकर के पढ़ लेना, तो यहां पर उसको भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चों, यह हमारा पार्ट 1 है, यानी कि यह हमारा इस चैप्टर का पहला क्लास है। लगभग हम 6 क्लास या 7 क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हर एक क्लास लगभग 1 घंटे का होगा, यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो हमारा लगभग 6 से 7 घंटे में हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लगभग 6-7 क्लास लेंगे ना इस चैप्टर में, तो हर एक क्लास 1 घंटे का, यानी कि 6 से 7 घंटा में हम पहला नंबर चैप्टर पूरा समाप्त कर देंगे। तो चूंकि देखिए, हम शॉर्टकट में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आपको शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी हमारे पास एक लंबा वक्त है, साल भर का समय है, तो हम बिल्कुल भी शॉर्टकट में नहीं चलेंगे, क्योंकि शॉर्टकट कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कहा जाता है कि अगर नदियां अपना रास्ता शॉर्टकट रूप से निकालने लगे तो फिर तबाही आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो वैसे ही शॉर्टकट के चक्कर में कहीं तबाही ना आ जाए, तो इसलिए हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम एक एक चीज को ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, ताकि हर एक चीज आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि मुख्य रूप से
जो हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं वो वह भारती भवन के बुक से होगा। ऐसे बीटीबीसी के भी बुक से लाइएगा तो वहां से भी सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ 10th क्लास में जब हम हैं तो 10th क्लास का एनसीईआरटी देख लीजिए, बीटीबीसी का बुक देख लीजिए, भारती भवन का बुक देख लीजिए, सब कुछ आपको एकदम बरोबर मिलेगा, सब कुछ आपको एकदम सब जगह पर सेम सिलेबस मिलेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, यानी कि हमें भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। संपूर्ण भौतिक विज्ञान का पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं ताकि आपको आगे के लिए अच्छे तरीके से जानकारी हो और आप लोग अच्छे तरीके से आगे के लिए तैयार भी रहें। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहला नंबर चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो फिजिक्स में सबसे पहला नंबर चैप्टर है ना, वह है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इसका सबसे पहला नंबर चैप्टर में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाएंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर प्रकाश का ही दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, समझ गए। तो यह जो दो चैप्टर हमारा है, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, यह दोनों लाइट चैप्टर का ही है, प्रकाश चैप्टर का ही है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोनों प्रकाश चैप्टर ही है, दोनों में हमें प्रकाश के बारे में ही विस्तार से पढ़ना है, तो दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अंतर सिर्फ इतना है कि जो परावर्तन वाला चैप्टर है ना, इसमें हमें दर्पण के बारे में पढ़ना होता है, और जो अपवर्तन वाला चैप्टर है इसमें हमें लेंस के बारे में पढ़ना होता है। तो बस दर्पण और लेंस का अंतर है, दर्पण क्या है, लेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है, आगे जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर विस्तार से हम आपको समझा करके बताएंगे। उसके अलावा प्यारे बच्चों, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है ना, इसमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारी आंखों के बारे में पढ़ना है। आंख का क्या कार्य है, आंख का बनावट क्या है, आंख में दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, मोतियाबिंद क्या है, आप लोग सुने होंगे ना मोतियाबिंद के बारे में। तो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर में हम लोग यहाँ पर सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें अगला चैप्टर चौथा नंबर, तो चौथा नंबर चैप्टर है विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग बोलते हैं, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, आपके घर में विद्युत आता है ना, जिसको लाइन बोलते हैं कि लाइन आ गया, लाइन कट गया, तो वो विद्युत धारा के बारे में हम लोग चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा कैसे काम करता है। सब कुछ हम आपको विद्युत धारा के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पांचवा नंबर चैप्टर में पढ़ाएंगे। आप लोग विद्युत मोटर के बारे में जानते हैं, डायनेमो के बारे में जानते हैं, जनरेटर के बारे में जानते हैं, तो यह सब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ पर पांचवा नंबर चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। और सबसे लास्ट में जो छठा नंबर चैप्टर है वह है ऊर्जा के स्रोत, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। हमें लगता है ना कि यह 6 चैप्टर में जो कि हमारा पूरा भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, उसमें सबसे ज्यादा आसान चैप्टर यही वाला है, सबसे लास्ट वाला। ऐसे भी कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, तो सबसे ज्यादा जो आसान चैप्टर है ना हमारा यही वाला है, बिल्कुल एकदम आसान, बिल्कुल ही ज्यादा आसान। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे छठा नंबर चैप्टर में। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ना कि यह 6 चैप्टर में आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है वह कौन सा है, जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में तो बात कर लें तो यह दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए, जहां से क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। यानी कि यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में भी ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके परीक्षा में फाइनल जब मैट्रिक का परीक्षा होगा तो वहां पर जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो 5 नंबर वाला प्रश्न रहेगा ना, इसी चैप्टर से रहेगा प्यारे बच्चों, हम आपको आज ही कंफर्म कर देते हैं, इसी 2 चैप्टर से। उसके बाद यह जो 3rd नंबर चैप्टर देख रहे हैं, इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मतलब कि इसको हम मान के चल सकते हैं कि यह चैप्टर जो है ना एवरेज चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन उतना नहीं पूछा जाता है जितना कि यह सब चैप्टर से। बाकी उसके बाद फिर लास्ट वाला जो यह 2 चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई चैप्टर है। वीवीआई कहने का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। तो विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि शुरू का 2 चैप्टर और उसके अलावा इधर 2 चैप्टर, बीच वाला हालांकि अब जब एक बच गया है तो इसको भी आप लोग मान लीजिए कि यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में हमारा हर एक चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के बारे में एकदम बेसिक से लेकर के बोर्ड लेवल तक सब कुछ पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा। अगर यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि हाँ सर, यह क्लास हमें बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से कमेंट करिए। सभी बच्चों का हम कमेंट पढ़ रहे हैं। अभिषेक कुमार, संजय कुमार और रेखा, समीर, वाह, सुमित, सबका हम कमेंट पढ़ रहे हैं। तो सबका कमेंट हमारे सामने भी दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल आप जो भी लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, हम देख पा रहे हैं उसे और आपकी भावनाओं को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, आप लोग एकदम अगर समझ में आ रहा हो तो यस सर कमेंट करते रहें ताकि हमें भी अंदर से एनर्जी मिलते रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सारे बच्चे मिल करके ना एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और बीच बीच में अगर नए बच्चे जो हैं वो शेयर भी करते रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात बताना हम आपको भूल गए। यदि आप लोग इस पूरे चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं या फिर पूरे फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं या फिर पूरे साइंस का ही नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को 8114532021 8114532021 इस नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर 9263991125 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। यह दो नंबर है जहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। समझ गए ना, यहां से नोट्स ले सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। समझ गए, यहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल कर लें, बोलें कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 99 रुपया पे करना होता है। आप 99 रुपया पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर नोट्स लेना है तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 50 रुपया पे करना होगा और आप लोग जाकर के आराम से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यह दो नंबर आपके सेवा में 24 घंटा हाजिर है। तो आप लोग यहां से भरपूर सेवा ले सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम भौतिक विज्ञान शुरू कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं। साइंस के बारे में एक छोटा सा नॉलेज, बेसिक नॉलेज। क्योंकि आज से हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं ना। साइंस का मतलब तो सब लोग जानते होंगे, साइंस का अर्थ सब लोगों को पता होगा कि सर साइंस मतलब क्या होता है, तो विज्ञान होता है। थोड़ा सा हम आपको विज्ञान के बारे में बता देते हैं बच्चों। समझ गए ना। आखिर यह जो साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हम आपको क्या बोले शुरू में कि एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो लेवल से। आपको हम फर्श से अर्श तक लेकर के जाएंगे, जमीन से आसमान तक लेकर के जाएंगे। जमीन से आसमान तक का जो सफर होगा ना, वो हम आपको पूरे 1 साल में करवा देंगे। कहा जाता है कि सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता है, सपनों से कुछ नहीं होता है, सफलता पाना है तो प्रयास करना होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रयास करने के लिए आप लोग तैयार रहिए और उबना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगेगा सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए सर। बच्चों, फास्ट से कुछ नहीं होता है, फास्ट पढ़ने से कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। हमारे पास भरपूर समय है। आपको लग रहा है कि साल भर है ना, हमें लग रहा है भरपूर समय है। तो भरपूर समय है तो हम सभी चीजों को, बारीकियों को एकदम अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझेंगे। और कहा जाता है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि सब कुछ धीरे धीरे होता है, इसलिए अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। मन को समझाओ कि रे मन थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। माली अपने हर एक घड़े को साल भर तक सींचता है और जब ऋतु आता है ना, तब फल निकलता है। अगर माली साल भर तक 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना घड़े को सींच करके और सोचेगा कि फल दे दे, तो संभव नहीं है। साल भर तक सींचेगा, ऋतु आएगा तब फल वो देगा। समझ गए ना। तो इसलिए कितना भी आप सींच लें, लेकिन जब तक ऋतु नहीं आएगा ना, फल नहीं होगा। कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा व्यक्ति को कुछ नहीं मिला है आज तक। तो इसलिए समय आने दीजिए और आपका जो भाग्य है और भाग्य से ज्यादा जो आपका कर्म है, वह सबसे ज्यादा आपका साथ देने वाला है। तो कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, साइंस के बारे में बताते हैं। तो साइंस जो हमारा जो वर्ड है वह कहां से लिया गया है, तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो साइंस वर्ड है ना, यह साइंटिया से लिया गया है। SCINTIA। यह जो वर्ड है साइंस हमारा SCIENTIA होता है, SCIENTIA। यह जो हमारा साइंस वर्ड है ना, यह
एक साइंटिया शब्द से लिया गया है। और यह जो साइंटिया है ना, इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वह सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर बाकी जो सब्जेक्ट होता है क्या उससे ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं हम? तो प्यारे बच्चों, ज्ञान तो सभी सब्जेक्ट से प्राप्त होता है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में कहानी भी पढ़ते हैं, और कहानी तो आप लोग को पता है ना, कुछ कुछ कहानियां तो मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहां पर हम अगर एक लाइन भी पढ़ते हैं ना तो वो ज्ञान देता है, उससे हमें नॉलेज मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इसलिए साइंटिया वर्ड से लिया गया है यह साइंस शब्द, और साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। मतलब हम लोग साइंस में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। समझ गए ना? अच्छा, यह तो हो गया साइंस के बारे में। अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात कर ले कि फिजिक्स, चूंकि हम आज फिजिक्स शुरू करने वाले हैं ना, फिजिक्स, फिजिक्स मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बता देते हैं कि यह जो फिजिक्स शब्द है यह कहां से लिया गया है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि यह जो फिजिक्स शब्द है हमारा, यह फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। और फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। समझ गए ना? फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकृति होता है। समझ गए ना? नेचर मतलब प्रकृति। यानी कि फिजिक्स में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, वह सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए हम जो कुछ भी पढ़ेंगे सब प्रकृति के बारे में ही पढ़ेंगे। और फिजिक्स, अगर आपसे कोई पूछ दे कि फिजिक्स शब्द कहां से लिया गया है, तो तुरंत बताना है कि सर जी फिजिक्स शब्द जो फ्यूसिस वर्ड से लिया गया, और फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इतना हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कि आपको जानकारी रखना है। यह चीज आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, बस आपके नॉलेज के लिए है। आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो यह सब आपके बस नॉलेज के लिए, एक जानकारी के लिए है। चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो पहले साइंस के बारे में जानना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में जानना चाहिए कि आखिर इसका उत्पत्ति कहां से हुआ, क्योंकि जन्म देने वाला कौन है ना, इसके बारे में जानकारी ले लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बच्चों हम आगे, चूंकि हम भौतिक विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भौतिक विज्ञान है क्या। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो भौतिक विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि आखिर भौतिक विज्ञान है क्या। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। चूंकि विज्ञान की शाखा है ना, विज्ञान में क्या क्या आता है हम लोगों को ही अगर पढ़ना है, तो विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीन शाखा के बारे में तो हम लोगों को पढ़ना है। आगे के क्लास में जाइएगा तो और भी शाखा आपको मिलेगा, लेकिन हम लोगों को तीन ही शाखा के बारे में पढ़ना है। तो उसमें से फिजिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करने का मौका मिलता है, अध्ययन करते हैं। अभी हम आपको यहां पर क्या बताए कि फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। तो सेम यही चीज है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति में जो भी घटना घट रहा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे मौसम का बदलना, ठंडा से गर्मी आ गया, गर्मी से बरसात आ गया, बरसात से फिर गर्मी आ गया, तो यह जो मौसम बदल रहा है ना, इसके बारे में पढ़ना है फिजिक्स में। बादलों का बनना, जब पानी पड़ने वाला होता है, बारिश होने वाला होता है ना, तो पहले देखते हैं कि बादल लग जाता है, बादल काला हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे बादल लग गया, लगता है कि अब पानी पड़ने वाला है। तो यह सब कुछ के बारे में हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है। वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो लगता है ना, यह सब कुछ हमें फिजिक्स में ही पढ़ना है। आखिर चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य हमें अंडाकार क्यों दिखाई देता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। मतलब प्रकृति के बारे में जो भी घटना घट रहा है, सब कुछ हमें कहां पढ़ने का मौका मिलेगा? फिजिक्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक प्यारे बच्चों, हम अभी तक जो कुछ भी आपको जानकारी दिए, सब फिजिक्स के बारे में जानकारी दिए। चूंकि आज हमारा पहला क्लास है ना, पहला चैप्टर है, फिजिक्स का शुरुआत कर रहे हैं, तो फिजिक्स के बारे में, विज्ञान का शुरुआत कर रहे हैं, तो विज्ञान के बारे में जानकारी ले लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम यहां से पहला नंबर चैप्टर शुरुआत करते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन। प्यारे बच्चों, अगर हम शीर्षक की बात करें, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले हम आपको प्रकाश के बारे में समझा देंगे कि प्रकाश आखिर है क्या।
आप लोग तो सीधे सीधे बोल देंगे सर जी टॉर्च मारते हैं और जो रोशनी निकलता है उसी को प्रकाश कहते हैं। लेकिन प्रकाश इतना भी छोटा नहीं है जितना आप छोटा समझ रहे हैं। इसके बारे में जब हम बताना शुरू करेंगे ना तो 6 क्लास लग जाएगा आपके 10th क्लास में, और जब आगे के क्लास में जाइएगा ना तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में ही बताएंगे कि प्रकाश है क्या। पूरा क्लास सिर्फ प्रकाश के बारे में ही बताते बताते निकल जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। उसके बाद अगले क्लास से हम परावर्तन के बारे में आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जब तक आप प्रकाश के बारे में नहीं समझेंगे प्रवर्तन के बारे में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको प्रवर्तन के बारे में पता ही नहीं होगा कि आखिर प्रवर्तन होता क्या है। अरे भाई पहले प्रकाश के बारे में समझ लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रवर्तन होता क्या है। समझ गए ना? चलिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आपको प्रकाश के बारे में बताते हैं। और जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही उठता है ना कि प्रकाश है क्या। अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्रकाश है क्या, आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग तो यही बोलेंगे ना, जैसे मान लिया जाए कि मोबाइल है, हम इसका फ्लैश लाइट जला दिए, आप लोग क्या बोलेंगे? सर जी फ्लैश लाइट जलाने के बाद जो रोशनी निकल रहा है ना यही प्रकाश हुआ। लेकिन इस चीज को अगर शब्दों में डिफाइन करने के लिए दे दे तो शब्दों में डिफाइन कैसे कर पाइएगा? अगर कॉपी में लिखने के लिए आ जाए, कॉपी में कैसे लिख पाइएगा? क्योंकि आपको जब परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे तो वहां पर टॉर्च मार करके तो नहीं दिखाइएगा, मोबाइल जला करके तो नहीं दिखाइएगा कि देखिए भाई ये प्रकाश है। वहां पर तो आपको शब्दों में लिखना होगा। तो असली चीज लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए, नॉलेज हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर हम उसे लिखना नहीं जानते हैं ना तो फिर वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। क्योंकि परीक्षा में आपसे मौखिक नहीं पूछा जाता है, सब कुछ लिखित में लिया जाता है। आपको बोला जाता है कि लिख करके दीजिए भाई, कॉपी में आप लिखिए, और लिखने का तरीका नहीं मालूम होगा ना तो फिर आपके पास नॉलेज होने का क्या फायदा। तो नॉलेज बड़ी बात नहीं है, उस नॉलेज को आप अगले व्यक्ति के सामने कैसे प्रकट करते हैं यह सबसे जरूरी बात है। तो नॉलेज किस तरीके से आप प्रकट कर रहे हैं, नॉलेज को कैसे आप कॉपी पे उतार रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे प्रकाश क्या है? तो लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। किसी भी वस्तु को देखने की जो अनुभूति प्राप्त करते हैं, जिस बाहरी भौतिक कारक के कारण वही प्रकाश है। प्यारे बच्चों हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आप लोग उसका जवाब बताइएगा। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से बता दीजिए। किसी भी वस्तु को देखने के लिए, हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, बताइए। सारे बच्चे जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ जल्दी से बताइए। और जो बच्चे 10th क्लास के हैं ना, कृपया करके एकदम कंसंट्रेट होकर के समझें। अगर कंसंट्रेट होकर के समझेंगे ना, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। क्योंकि जितने बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाते हैं ना, शायद आपको पूरे यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी आप लोग पढ़ लीजिए, इतना बेहतरीन से और इतना बारीकी से, इतना स्थिरता से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। देखिए, चमकने के लिए तो एक कांच का टुकड़ा भी चमकता है और चमकने के लिए हीरा भी चमकता है। लेकिन क्या हीरा का तुलना कभी कांच के टुकड़ा से किया जा सकता है? नहीं ना। वैसे ही पढ़ाने के लिए आपको सब लोग पढ़ाएंगे, लेकिन कहां से और किसका वैल्यू ज्यादा है यह आपको डिसाइड करना होगा। चमकने के लिए आपको दिखाई पड़ेगा कि सब चमक रहा है। अगर शीशे को भी काट करके हीरा जैसा बना दिया जाए ना, आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन शीशा है कौन हीरा है। चमक तो सबका बराबर होता है, लेकिन हीरा का परख ही कुछ अलग होता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। समझ गए ना? तो इसलिए रास्ता सरल होगा यह हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और चमकने के लिए, पढ़ाने के लिए तो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविक में हीरा कौन है यह आपको अच्छे तरीके से पता है, और अच्छे तरीके से आपको पता करना भी होगा। क्योंकि अब जब पता नहीं कर पाएंगे ना तो फिर आपके पास समय निकलते जा रहा है। और देखिए बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि सर जी किसी भी चीज को देखने के लिए क्या जरूरी है? तो लाइट जरूरी है, प्रकाश जरूरी है। अगर प्रकाश रहे और आपका आंख ना रहे तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? बताइए। अगर प्रकाश रहे, अगर हम इस कमरे में, इस रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दें, आंख तो हमारे पास है लेकिन हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम पूरा प्रकाश कर दें लेकिन आंख ही न रहे, आंख बंद कर लें, तो क्या किसी वस्तु को देख पाएंगे? तो आप लोग बोल रहे हैं कि सर किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरी है? लाइट जरूरी है, प्रकाश जरूरी है। क्या आंख जरूरी नहीं है? सबसे पहले तो आंख जरूरी है।
सबसे पहले तो आंख जरूरी है ना, तो इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख तो जरूरी है ही, लेकिन आंख के अलावा दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह क्या है बच्चों? प्रकाश है। आंख के अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी वस्तु को देखने के लिए वह क्या है? प्रकाश है। तो इसी के अनुसार इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति हम लोग जिस चीज के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब जरा एक चीज आप लोग समझिए, यहां पर इस चित्र को जरा आप लोग ध्यान से देखिए। इस चित्र में आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि एक व्यक्ति रोड से जा रहा है, समझ गए ना? एक व्यक्ति है जो रोड पर खड़ा है और अंदर की तरफ इधर देख रहा है कि गुफा के जैसा है, बिल्कुल अंधेरा है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके हाथ में एक टॉर्च है और जैसे ही टॉर्च को जलाया पूरा इसको सड़क एकदम रोशनी से भर गया, पूरा इसको आगे तक दिखाई दे रहा है कि आगे क्या है और क्या नहीं है। यानी कि प्रकाश के कारण ही यह किसी भी चीज को देख पा रहा है। यानी कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? प्रकाश की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आंख तो हमारा कंपलसरी है भाई, आंख तो हमारा सीसीटीवी है ना, आंख तो हमारा कैमरा है। आंख के बिना तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। तो आंख का तो वो तो देखना काम ही है, लेकिन आंख के अलावा अगर हमें किसी भी चीज को देखना है तो किस चीज के द्वारा देखेंगे? तो वो हम देखेंगे प्रकाश के द्वारा। समझ गए ना? चलिए, तो प्रकाश के बारे में आपको समझ में आ गया। आपको हम बता दें कि यह सब बेसिक चीज है, आपके परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। चूंकि हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो एकदम नीचे से हम चलेंगे। अब घर बनाना रहेगा तो डायरेक्ट 4 मंजिला नहीं ना बनाएंगे, पहले नीचे जमीन से ही हमको देना होगा ना, पहले दावा देंगे, उसके बाद धीरे धीरे पिलर गाड़ेंगे, तब धीरे धीरे घर बनेगा। वैसे ही धीरे धीरे हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो प्रकाश के बारे में समझ गए। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपको प्रकाश के बारे में कुछ ऐसे चीज बताते हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। समझ गए ना? सबसे पहला चीज कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बोलेंगे कि सर कैसे? सर प्रकाश ऊर्जा कैसे है? सर प्रकाश ऊर्जा कैसे है? अच्छा बच्चों, आप लोग ये बताइए कि घर में जो बल्ब जल रहा है वो कैसे जल रहा है? विद्युत ऊर्जा के कारण जल रहा है ना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है। और आप लोग आगे पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आगे हम आपको आगे जब क्लास में आगे जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, तो वहां पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताएंगे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है और नहीं निर्माण किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है। तो जब विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि विद्युत ऊर्जा था तो यहां पर भी प्रकाश ऊर्जा होगा। एक दीपक जलता है, लालटेन जलता है, तो वहां पर क्या जलता है? मिट्टी के तेल जलाते हैं हम लोग, किरासन तेल जलाते हैं, समझ गए ना? तो किरासन तेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं। यानी कि प्रकाश तभी आ रहा है जब किसी न किसी ऊर्जा से ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। समझ गए ना? प्रकाश क्या है? एनर्जी है। प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, यह निर्वात में भी गमन करती है। अच्छा, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं 10th क्लास के जिनको पता है कि निर्वात मतलब क्या होता है? आपको पता नहीं होगा शायद। आपको जानकारी होना चाहिए कि निर्वात तो वैसे स्थान को कहते हैं जहां पर वायु बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि हम बोले तो वायु रहित स्थान को निर्वात कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यह रूम है, ठीक है ना, हम मान लिया जाए कि इस रूम में आपको पढ़ा रहे हैं और इस रूम से बिल्कुल पूरा हवा को निकाल लिया जाए तो यह जगह निर्वात बन जाएगा। समझ गए ना? यानी कि जहां पर वायु बिल्कुल नहीं होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह निर्वात में भी गमन करता है। यानी कि प्रकाश यहां पर है, यह निर्वात में, यह का मतलब क्या हुआ? प्रकाश। यानी कि प्रकाश जो है वह निर्वात में भी गमन करता है। अच्छा, निर्वात में गमन करता है तो इसका चाल कितना होता है? निर्वात में क्या इसका स्पीड घट जाता है? निर्वात में आप लोग के मन में आएगा ना कि सर निर्वात में क्या इसका स्पीड घट जाता है या फिर निर्वात में और इसका स्पीड बढ़ जाता है? क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है ना, वह कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8। कितना? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है प्रकाश निर्वात में। यानी जहां पर वायु बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर हवा नहीं है, वहां पर इतना स्पीड रहता है। आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 10⁸ मतलब? तो बच्चों 3 × 10⁸ मतलब हुआ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। समझ गए? यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। समझिए, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर कितना दूर होता है? और सोचिए 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में दूरी तय कर लेता है। समझ रहे हैं बात को? तो प्रकाश जो है ना वो निर्वात में कितना दूरी तय करता है, कितना स्पीड से चलता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर मीटर में देखिए, यहां पर 1 किलोमीटर में है, अगर मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखिएगा, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक है। आपके परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और एक बात और बता दें, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में ही होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में ही होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यानी कि निर्वात से ज्यादा प्रकाश की चाल और कहीं जगह नहीं होता है, कहीं पर नहीं होता है। प्रकाश अगर सबसे ज्यादा स्पीड में चलता है तो वो निर्वात में चलता है, यानी कि जहां पर वायु नहीं रहता है वहां पर प्रकाश सबसे ज्यादा तेज गति से चलता है। आप बोलेंगे कि सर जहां जहां वायु नहीं है वहां तो सबसे तेज गति से चलता है, लेकिन जहां वायु है वहां कितना स्पीड से चलेगा? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जहां वायु है यानी कि हवा में भी प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर ही पर सेकंड होता है। देखिए, लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं कि हवा में भी प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। समझ गए ना? निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले नंबर पर बात करें कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां होता है, तो निर्वात में। दूसरे नंबर पर हवा होता है। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? अगर परीक्षा में पूछ देगा हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि हवा में ज्यादा होता है कि निर्वात में ज्यादा होता है, तो आपको बताना है कि नहीं सर, हवा में थोड़ा सा कम होता है, निर्वात में ज्यादा होता है। लिखने के लिए दोनों का 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही लिखाएगा, लेकिन ज्यादा किस में होता है? निर्वात में ज्यादा होता है। समझ गए ना? चलिए, उसके अलावा प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब कभी अगर मान लिया जाए हम टॉर्च जलाते हैं, अगर हम टॉर्च जलाएंगे, अगर मान लिया जाए यहां पर से हम टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, यहां पर से मान लिया जाए कि यह टॉर्च है। समझ गए ना? मान लिया जाए कि यहां पर हम ये टॉर्च ले लेते हैं। समझ गए किस तरीके से टॉर्च जलता है? इस तरीके से मान लिया जाए कि टॉर्च है। अगर हम यहां से टॉर्च जलाएंगे, अगर हम यहां से टॉर्च जलाएंगे, तो यहां से जो प्रकाश निकलेगा एकदम सीधा ना निकलेगा, एकदम सीधा प्रकाश निकलेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि एकदम ऐसे ऐसे करके प्रकाश जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि प्रकाश जो है एकदम सरल रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है जी? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ गए ना? जैसे मान लिया जाए, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर हाथ में एक लेजर लाइट है। समझ गए ना? अगर हम यहाँ से जलाते हैं तो एकदम सीधे लेजर लाइट निकल के कैमरे पर गया, तो इसलिए प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आगे हम आपको क्लास में चर्चा करेंगे। अच्छा, अब प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जैसे प्रकाश तो हमें टॉर्च से भी मिल जाता है, प्रकाश तो हमें मोबाइल से भी मिल जाता है, प्रकाश तो हमें एक दिया से भी मिल जाता है, प्रकाश एक लालटेन से भी मिल जाता है, लेकिन प्रकाश जो कि सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सोचिए आप कि प्रकाश जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। अंदाजा लगा लीजिए कि सूर्य हमसे कितना दूरी पर है। समझ गए ना? अंदाजा लगा लीजिए कि सूर्य हमसे कितना दूरी पर है, कि उसके प्रकाश को आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, जबकि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। सोच करके देखिए आप। समझ गए? अच्छा, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए
तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया। जैसे प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि यहां पर एक टॉर्च है, समझ गए ना, यहां पर एक टॉर्च है, समझ गए, यहां पर क्या है जी, एक टॉर्च है और इस टॉर्च से एकदम सीधा प्रकाश निकला, सीधा प्रकाश निकला एकदम, और बीच में मान लिया जाए कि कोई एक ऐसा वस्तु रख दे जो कि अपारदर्शी हो। जैसे मान लिया जाए कि एक किताब रख दिए, एक ईंटा रख दिए, समझ गए ना, तो यह क्या होगा, यहां से न चल करके यह थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, इस तरीके से यह निकलेगा, बाहर से यह निकल जाएगा, समझ गए ना। यानी कि प्रकाश जो है ना, अगर प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु को भी रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और जो विचलित हुआ इस घटना का नाम क्या दिया गया, इस घटना का नाम दिया गया विवर्तन। क्या नाम दिया गया, विवर्तन। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए विवर्तन क्या है तो आपको बताना है कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम क्या है जी, विवर्तन है। तो यह सब परिभाषा, छोटा छोटा परिभाषा है, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, और हम एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बारीकी से समझा रहे हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार जरा कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, बताइए एक बार जरा आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए फटाफट से। सभी बच्चे एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है बच्चों? जो कुछ भी हम समझा रहे हैं आपके दिमाग में सीधा सीधा घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, बता दीजिए। हमें तो पूरा भरोसा है कि आप लोगों को एकदम सीधे दिमाग में जा रहा होगा, समझ गए ना। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, समझ में आ जा रहा है ना, एकदम सर, एकदम वाह, सबको सबको समझ में आ रहा है, यस सर से पूरा कमेंट भर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, यहां से यहां जो इतना इतना सारा हम पॉइंट आपको लिखवाए ना, आपके परीक्षा के लिए कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखिए हम आपको बता देते हैं। आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह वाला, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, लगभग लगभग बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, समझ गए ना। तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट बताए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि बाकी सब पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब पॉइंट जरूरी नहीं है। यह 8 पॉइंट में से यह 2 पॉइंट एकदम सुपर हॉट है, पीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे, प्रकाश स्रोत के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। प्रकाश स्रोत, स्रोत क्या होता है? जैसे हम लोग बात करते हैं ना, इनकम का स्रोत क्या है। जैसे कोई आदमी अगर कमाता है, जैसे आपके पापा से कोई पूछता होगा, क्या पूछता होगा, अच्छा ये बताइए आपके इनकम का स्रोत क्या है। इनकम का स्रोत मतलब आखिर आमदनी कहां से आ रहा है, होता है ना। वैसे ही होता है प्रकाश का स्रोत, आखिर प्रकाश कहां से आ रहा है। जहां से प्रकाश आ रहा है उसी को कहेंगे प्रकाश का स्रोत। जैसे आमदनी हमें जहां से आ रहा है, जैसे मान लिया जाए कि हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने से हमें आमदनी आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा आमदनी का स्रोत क्या है, पढ़ाना। वैसे ही बच्चों इनकम का स्रोत, समझ गए ना। तो जिस तरीके से इनकम का स्रोत होता है, आय का स्रोत होता है, कमाई का स्रोत होता है, उसी तरीके से जहां से प्रकाश आ रहा है ना उसको बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। समझ गए ना, कहां से प्रकाश आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, जहां से प्रकाश निकल रहा है उसी को बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। जैसे हम यहां मोबाइल का टॉर्च जला लिए, तो मोबाइल का टॉर्च जला लिए, अगर मान लिया जाए कि इस कमरे में अंधेरा कर दे और उसके बाद हम इस टॉर्च को जलाएंगे ना, तो यह टॉर्च क्या करेगा जी, क्या कर देगा, इंजोर कर देगा, उजला कर देगा। तो हम बोलेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, हमारा मोबाइल है। प्रकाश का स्रोत क्या है, हमारा मोबाइल है। वैसे ही पृथ्वी पर दिन के समय में प्रकाश का स्रोत क्या रहता है, सूर्य रहता है। समझ गए ना। तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, अगर मान लिया जाए कि बल्ब जल रहा है, जैसे यहां पर देखिए बल्ब जल रहा है ना, तो जब बल्ब जल रहा है तो इससे प्रकाश निकल रहा है, तो यह हो गया प्रकाश का स्रोत। मोमबत्ती जल रहा है, तो जब मोमबत्ती जल रहा है तो इससे प्रकाश निकल रहा है, तो जलता हुआ मोमबत्ती क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। समझ गए। तो जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, सूरज हो गया, यह सब के सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। याद रहेगा ना, यह सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया।
अब बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है, यह जो प्रकाश का स्रोत है ना, यह भी दो प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत यह जो आप देख रहे हैं ना, यह भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। समझ गए? एक होता है प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं, और दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। जो प्रकृति ने बनाया, समझ गए, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे, और जिसे मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित स्रोत बोलेंगे। जैसे सूरज के बारे में बात कर लें तो सूरज को क्या किसी मानव ने बनाया है? नहीं ना, सूरज को भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, तो सूरज हो गया प्राकृतिक स्रोत। अगर तारे की बात कर ले, जिसको तारेगन बोलते हैं हम लोग, समझ गए ना, कि देखो भाई आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो तारा क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत। जुगनू, जिसको भगजोगनी बोलते हैं, जुगनू जो लाइट में भुक भुक आता है ना, भग जुगनी, उसको जुगनू बोलते हैं। उसके पास अपना प्रकाश होता है, कोई आदमी उसमें प्रकाश नहीं डाल दिया है। हम लोग रात के समय में पहले जुगनू को पकड़ते थे, समझ गए ना, जब अंधेरिया रात रहता था ना, और जब जुगनू चलता था तो भुक भुक आता था, पीछे उसका लाइट जलता था, समझ गए, तो हम उसको पकड़ लेते थे। जब पकड़ लेते थे ना, तो हाथ में पकड़ के देखते थे, तो देखते थे कि उसके शरीर से लाइट निकल रहा है, समझ गए ना, तो वह प्राकृतिक है, उसमें कोई आदमी जाकर के प्रकाश नहीं डाल दिया, वह प्राकृतिक है। आप लोग भी शायद जुगनू को कभी ना कभी पकड़े जरूर होंगे। कितने बच्चे पकड़े हैं जरा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जुगनू ये हो गया, तारे हो गए, सूरज हो गए, सबके पास क्या है जी? प्राकृतिक का प्रकाश है, तो यह सब प्राकृतिक स्रोत कहलाएगा। और लैंप, लालटेन, दिया, ये सब आदमी ने बनाया है, समझ गए ना। लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, या बल्ब हो गया, ये सब आदमी के द्वारा बनाया गया है, तो यह सब कहलाएगा मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत ये सब हो गया, मानव निर्मित स्रोत ये सब हो गया। ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको बता भी दिए थे कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन सा है जी? सूरज है। समझ गए ना, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो प्रकाश का स्रोत आपको समझ में आ गया? समझ गए ना, प्रकाश का स्रोत आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, प्रकाश का स्रोत आपको समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ सर, हम पकड़े हैं सर, हम पकड़े हैं सर भगजुगनी को। वाह, क्या बात है, हम पकड़े हैं सर जुगनू को। चलिए, बहुत सारे बच्चे पकड़े होंगे, हम भी पकड़े हैं, बचपन में हम भी पकड़े थे, अभी भी पकड़ सकते हैं। बचपन क्या, जुगनू को पकड़ने के लिए थोड़े ना बचपन जरूरी है, जुगनू को कोई भी पकड़ सकता है, हम अभी भी पकड़ सकते हैं। क्या उसके पास अपना प्रकाश होता है, अच्छा लगता है वो अंधेरा, जब अंधेरिया रात रहता है ना, तो उसको जब पकड़िएगा ना, तो इस प्रकार से जब हाथ में उसको पकड़िएगा ना, तो पूरा हाथ को लाइट कर देता है, एकदम लगता है कि हाथ के बीच में पूरा इंजोर हो गया, तो अच्छा लगता है। तो यह सब आप लोग देख लिए ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का स्रोत आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है ना, वह है आत्मदीप्त पदार्थ, प्रादीप्त पदार्थ, या फिर इसी को दीप्तिमान भी कहा जाता है। समझ गए, यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। तीनों एक ही का नाम है, समझ गए। जैसे एक व्यक्ति का तीन नाम होता है ना, समझ गए, जैसे किसी किसी का घर का नाम छोटू हो गया, समझ गए, किसी किसी का घर का नाम छोटू है, बाहर में उसको कोई और नाम से बुला रहा है, कारा बुला रहा है, कारू बुला रहा है, गोरका बुला रहा है, समझ गए ना, अलग अलग नाम होता है, दोस्त लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, समझ गए ना। तो घर का नाम हो गया गोलू, घर का नाम हो गया छोटू, दोस्त लोग बुला रहे हैं कारा कह के, और स्कूल का नाम है उसका क्या जी? स्कूल का नाम है सुमित कुमार। तो इस प्रकार से नाम कुछ भी हो सकता है, समझ, एक ही व्यक्ति का तीन चार नाम हो सकता है। उसी तरीके से आत्मदीप्त पदार्थ का तीन नाम है, आत्मदीप्त, प्रदीप्त और दीप्तिमान। ध्यान रखिएगा, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसमें बैटरी डालिएगा, उसको एनर्जी दीजिएगा, ऊर्जा दीजिएगा, तब ना उसमें से लाइट जलेगा। तो टॉर्च के पास अपना प्रकाश है? नहीं है, नहीं है, समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जिसके पास खुद का प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश है, उसे कहते हैं हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है? आत्म मतलब अपने, और निर्भर मतलब ऊपर, मतलब अपने, मतलब आत्म मतलब अपने हो गया, और निर्भर मतलब अपने ऊपर निर्भर होने वाला बात हो गया ना। तो आत्मनिर्भर मतलब अपने ऊपर निर्भर होना है। आत्मसम्मान मतलब हमारा सम्मान, समझ गए ना, मतलब अपना का बात होता है। तो आत्म मतलब अपना, समझ गए। तो आत्म मतलब अपना, और दीप्त मतलब क्या होता है? प्रकाश, यानी कि जिसके पास खुद अपना प्रकाश हो उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। आत्म मतलब अपना और दीप्त मतलब प्रकाश, यानी कि जिसके पास अपना प्रकाश हो उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे
सूर्य के बारे में बात कर लें, सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है, तारे के पास अपना खुद का प्रकाश है, जुगनू के पास अपना खुद का प्रकाश है, या दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकता है, या दूसरे के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होता है। तो इन सभी के पास क्या है जी, अपना खुद का प्रकाश है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है सीधे इसका उल्टा, अदीप्त पदार्थ जिसको कि अप्रादीप्त पदार्थ भी कहते हैं, सीधे इसका उल्टा ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, यानी कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा के बारे में आप लोग जानते होंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी चंद्रमा के पास तो अपना प्रकाश होता है। चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। शायद आपको जानकारी भी होगा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे एक बैटरी में अगर पहले लाइन देते हैं, इन्वर्टर से चार्ज करते हैं, तब वो बैटरी चार्ज होता है, वैसे ही समझ लीजिए ना कि चंद्रमा बैटरी है। समझ गए ना, चंद्रमा क्या है, बैटरी है। सूर्य के प्रकाश से ही चार्ज होता है, तब रात में चमकता है। समझ गए, सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो सूर्य के प्रकाश से ही चार्ज होता है, और दिन भर चार्ज होता है तो रात भर चमकता है। जैसे बैटरी को दिन भर चार्ज करिएगा तो रात भर जब उसे पंखा चलाइए, बॉल जलाइए, वैसे ही चंद्रमा है, दिन भर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तब रात में चमकता है। यानी कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कभी सबके पास अपना प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश से चमकता है। कभी टेबल पर अगर टॉर्च नहीं जलाएंगे अंधेरा में, तब टेबल हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये कुर्सी पर अगर हम टॉर्च नहीं जलाएंगे अंधेरा में, तो कुर्सी दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी कि यह सबके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश से ही चमकता है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? वाह क्या बात है। हाँ चलिए, वाह वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब होता है बच्चों फैलाव। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, फैलाव। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं टॉर्च में क्या होता है ना, कि जब जलाते हैं तो उसका रोशनी धीरे धीरे फैलते चला जाता है। समझ गए, आखिर क्यों फैलता है, आप लोग जरा देखिए ध्यान से। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, आप लोग जानते हैं ना कि वायुमंडल में छोटे 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 सूक्ष्म कण होते हैं। समझ गए, जब आपके घर में एक किसी छिद्र के द्वारा जब सूर्य का प्रकाश आपके कमरे में आता है तो देखेंगे कि बीच में बहुत सारा सूक्ष्म कण है जो आकाश में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। तो वह सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश पड़ता है ना, तो वो कण जो है वो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जैसे मान लिया जाए कि हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे कण वायुमंडल में उड़ रहे हैं, और जब लाइट निकलता है ना, तो लाइट क्या करता है कि लाइट को क्या करता है कि सूक्ष्म कण अवशोषित कर लेता है। समझ गए, और अवशोषित करके और बाद में क्या करता है, विकृत करता है। विकृत मतलब चारों दिशाओं में इसको छोड़ता है। समझ गए, चारों दिशाओं में फैला देता है इसको, प्रकाश को। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, फैलाव। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, फैलाव होता है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं ना है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है सर, बिल्कुल बाबू, ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। यहाँ पर एक भी सब्जेक्ट ऐसा ना होगा जो कि 10th क्लास में आपका छूट जाएगा। एक एक सब्जेक्ट को हम इसी तरीके से, इसी बारीकी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और प्रकाश की किरण, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, रे मतलब किरण होता है। ऐसे तो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं रे, अरे कहां जा रहा है, वो बोला रे नहीं है, यहां पर रे दूसरा है। रे मतलब क्या होता है, किरण होता है। अब किरण जिस लड़की का नाम है उसको मत बोल दीजिएगा कि रे, समझ गए ना, रे मतलब किरण, वो वाला किरण नहीं हुआ। यहां पर किस चीज का किरण है, प्रकाश का किरण है। यहां पर प्रकाश का किरण है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश का किरण क्या है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां से प्रकाश निकला, एकदम सीधा एक सरल रेखा में जा रहा है, तो इसको किरण कहेंगे। समझ गए ना, इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। समझ गए, अच्छा। अब एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, अगर एक प्रकाश सरल रेखा में जा रहा है तो इसको किरण कहेंगे। अगर इसी प्रकार का पूरा समूह जा रहा है तो क्या कहेंगे,
इसको अगर मान लिया जाए कि प्रकाश एकदम समूह में जा रहा है, ढेर सारा प्रकाश जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको किरण पुंज कहेंगे। पुंज मतलब समूह। तो देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण मतलब तो ये वाला किरण समझा दिया, और पुंज मतलब होता है समूह। तो किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जब एक किरण जा रहा है तो उसको तो किरण कहेंगे भाई, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में, सरल रेखा में अपने पथ पर जा रहा है तो उसको किरण कहेंगे। और अगर किरणों का समूह मिल जाए तो उसको किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। और यह जो प्रकाश पुंज जो आप देख रहे हैं ना, किरण पुंज या प्रकाश पुंज एक ही होता है। किरण पुंज भी पूछ दे, प्रकाश भी पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज सब कुछ एक ही होता है। तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ध्यान रखिएगा, यह तीन प्रकार के होता है। एक होता है बच्चों समांतर किरण पुंज, ध्यान रखिएगा, यहां से थोड़ा सा आपको समझना है। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। समझ गए? किरण पुंज तीन प्रकार के, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब चलिए इस तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। समझ गए ना? इस तीनों के बारे में एकदम बारी बारी से विस्तार से बताएंगे कि समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है। समांतर मतलब तो नाम से ही पता चल रहा होगा। जैसे मान लिया जाए गणित हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहां बोलते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा मतलब एकदम सीधा रेखा, इस तरीके से अगर हम बोलते हैं तो एकदम समांतर रेखा है। तो अगर एकदम समांतर रहे तो उसको समांतर किरण पुंज। समझ गए ना? आगे हम आपको बताते हैं। देखिए पहला नंबर है समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज क्या है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। सभी किरणें आपस में समांतर हो। देखिए यहां पर जो किरण जा रहा है, इसमें आप लोग देखेंगे कि सब किरण आपस में समांतर है। समांतर रेखा मतलब समझते हैं ना? समांतर रेखा मतलब समझते हैं ना? जैसे मान लिया जाए दो रेखा एकदम एक ही दिशा में जा रहा है तो यह समांतर रेखा कहलाएगा। अगर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इस समांतर रेखा नहीं कहलाएगा। समझ गए? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? चित्र आप लोग वहां पर देख रहे हैं। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या होता है? अभिसारी, अभिसरित, आप लोग नाम सुने होंगे कभी कदाल, अभिसरित। अभिसरित मतलब होता है एक ही जगह पर मिलना। अभिसरित मतलब होता है एक जगह पर मिलना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर के जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक किरण इधर से आया और इस बिंदु पर आकर के मिल गया, दूसरा किरण इधर से आया और इस बिंदु पर आकर के मिल गया, तीसरा किरण इधर से आया और इस बिंदु पर आकर के मिल गया, चौथा किरण यहां से आया और इस बिंदु पर, मतलब कि चारों तरफ से किरण आ रहा है लेकिन एक बिंदु पर, इधर से किरण आया और इस बिंदु पर आकर के मिल गया। समझ गए ना? यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि चारों दिशा से किरण आ रहा है लेकिन एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर के जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज, जो सीधे इसका उल्टा है। यहां पर क्या होता था? एक बिंदु पर आकर के सब मिलता था, और इसमें क्या होगा? एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होगा। यहां से एकदम ऐसे निकल गया, यहां से ऐसे निकल गया। समझ गए ना? यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? एक बिंदु से फैलेगा, यहां से प्रकाश निकला इधर चल गया, यहां से प्रकाश निकला इधर चल गया, मतलब एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। समझ गए? समझ गए ना? ऐसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है। देख रहे हैं ना? यहां से निकला है किरण, एकदम एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, मतलब फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा किरण पुंज जिनके सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कुल मिलाकर के समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर मतलब एकदम बरोबर, अब अभिसारी मतलब चारों तरफ से एक बिंदु पर आकर के जमा हो गया, और अपसारी मतलब एक बिंदु से फैल गया। तो यह तीनों मतलब समझ में आया कि नहीं आया? जरा एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। वाह, सब कुछ समझ में आ गया ना? यस सर, बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है सर। समझ में तो आएगा ही ना? अगर बेहतरीन तरीके से समझ में ना आए तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा? अगर बच्चों को समझ ही में ना आए तो फिर वैसा पढ़ाई किस काम का? तो समझ में तो आना लाजमी है, समझ में तो जरूर आएगा। समझ गए ना? चलिए भाई, हाँ चलिए, हो गया ना सब कुछ? हम्म, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया। नोट्स के लिए बच्चों आप कॉल कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आपको नंबर बताया ना,
8114532021, 8114532021 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 92 63 99 11 25। दो नंबर है, दोनों पर फोन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। पहले तो फोन ही करके देख लीजिएगा, जब कोई रिस्पांस ना मिले, हालांकि रिस्पांस तुरंत मिल जाएगा, फोन करिएगा। अगर व्यस्त रहेगा तो 2-3 बार ट्राई करें, तुरंत आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। और हाँ, पेमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है 8114532021। अगर इस नंबर के अलावा कोई भी आपके पास फोन करके बोले कि हम टारगेट बोर्ड से बोल रहे हैं, आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको नोट्स भेजते हैं। नंबर देखिए कि अगर 8114532021 नहीं है, आपको पेमेंट नहीं करना है, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगा, फ्रॉड हो सकता है, समझ गए ना। तो नोट्स लेने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8114532021 पर ही पेमेंट करना है। इसके अलावा आपको कहीं दूसरी जगह पर पेमेंट नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों आपसे कुछ सवाल अब पूछ लेते हैं, इतना तो पढ़ा दिए ना हम। देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका यही होता है, पढ़ाई के बीच बीच में हम आपसे पूछेंगे भी, आखिर जितना पढ़ाए उतना समझ में आया कि नहीं आया। तो जरा पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग जवाब बताइए, क्या होगा इसका जवाब। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की पावर 9 मीटर पर सेकंड। जल्दी से बताइए तो क्या होगा जवाब। पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा जवाब, ए बी सी डी। सारे बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर जी ए नंबर ऑप्शन होगा। क्या ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दें। ए नंबर होगा सर, ए होगा, ए होगा, ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आप लोग बता दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही कथन इसमें से कौन सा है, बताइए इसमें से सही कथन कौन सा है बच्चों। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, क्या यह बात सही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या यह बात सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या यह बात सही है। कौन सा बात सही है, जरा जल्दी से आप लोग बताइए, कौन सा बात सही है, जरा फटाफट से आप लोग बताइए। फटाफट से आप लोग बताइए कौन सा बात सही है, कौन सा। डी नंबर। चलिए भाई डी नंबर ऑप्शन पर टिक कर दिया जाए, डी नंबर है यहां पर, बिल्कुल सही है। देखिए आपको हम अभी अभी पढ़ाए हैं कुछ देर पहले, प्रकाश एकदम सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसलिए तीनों बात सही है, तो जवाब होगा इनमें से सभी। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप लोग इसी तरीके से सही सही जवाब भी बताइएगा, चिंता मत करिए। हम जब पढ़ा देंगे ना उसके बाद भूलने का आप नाम भुला जाइएगा, कि भूलना क्या चीज होता है ना, आप ये भूल जाइएगा, तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप बताते हैं प्रकाश के। देखिए सब कुछ प्रकाश के बारे में जो भी बेसिक चीज है ना वो सब कुछ हम आपको बता देंगे। प्रकाश के बारे में जो कुछ भी बेसिक है सब कुछ आपको बताएंगे, ताकि आगे चैप्टर पढ़ने में परेशानी ना हो। यह सब तो एकदम आसान सा चीज है, स्पंज है, समझ गए ना, मक्खन है, मुंह में डालिएगा ना तो फिर आपको चबाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हवा मिठाई देखे हैं, हवा मिठाई चीनी से बनता है, उसको मुंह में डालिएगा, मुंह में डालते के साथ ही बिला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही यह सब जो बेसिक चीज है ना, हवा मिठाई है, समझ गए। यह है तो बहुत स्वादिष्ट, समझ में भी पूरा आएगा, लेकिन जब तक समझिएगा नहीं आगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो पहले बेसिक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बताते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ, पदार्थ क्या है, पदार्थ जानते हैं ना। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से, वो सब क्या है, पदार्थ है, समझ गए ना। पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, समझ गए ना। पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जिसको हम नहीं भी देख सकते हैं वो भी पदार्थ है। कहिएगा कि सर हवा, अभी तो बोल रहे हैं कि ठोस, द्रव और गैस, तो हवा क्या है सर, वो भी पदार्थ है, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि पदार्थ जो होता है ना वो गमन के आधार पर उसको 3 तरीके में रखा गया है। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, शायद आपको पता भी होगा। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ, समझ गए। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, समझ गए ना। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है आपको पता होगा। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए। जैसे मान लिया जाए कि हम एक कांच लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, समझ गए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझ गए।
क्या हम बता रहे हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जैसे मान लिया जाए, देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एक कांच लेते हैं हम, समझ गए ना, एक कांच लेते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा एक बोतल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे हाथ में बोतल है, ठीक है ना। अगर हम बोतल के इस तरफ से उस तरफ देख रहे हैं ना, आराम से दिखाई पड़ रहा है। जैसे मान लिया जाए इस बोतल को हम इस तरीके से अगर आंख के सामने रख रहे हैं ना, तो हमें इस तरफ क्या है ना, हमें आसानी से दिखाई पड़ रहा है। एक तरीके से क्या है, अगर मान लिया जाए कि एक कांच का होता फिर भी हमें दिखाई पड़ता। तो ये बोतल क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। क्या पारदर्शी हो जाएगा? अगर हम इधर से टॉर्च जलाएंगे ना, तो प्रकाश इस तरफ निकल जाएगा, समझ गए। अगर हम इधर से टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश इस तरफ आसानी से निकल जाएगा। देखिए आप आराम से, अगर अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हम इस तरफ से टॉर्च जला रहे हैं, लेजर लाइट ये वाला जला रहे हैं ना, तो आराम से इस तरफ भी इसका प्रकाश जा रहा है। देखिए आराम से जा रहा है ना, यानी कि प्रकाश इससे आसानी से आर पार कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रकाश की किरणें पार कर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अगर प्रकाश की किरण पार नहीं करता, जैसे मान लिया जाए कि हमें मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल के हम अगर इस साइड में हम जलाएंगे, जैसे मोबाइल के हम इस साइड में टॉर्च जला रहे हैं, देखिए मोबाइल के इस साइड में अगर हम टॉर्च जला रहे हैं ना, तो ये टॉर्च जब जल रहा है यहां पर तो यहीं तक है, इस तरफ पार नहीं हो रहा है। यह क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा, समझ गए ना। जैसे मान लिया जाए कि हमारे सामने एक डायरी है, समझ गए ना। अगर डायरी पर हम टॉर्च जलाते हैं, अगर डायरी पर हम टॉर्च जला रहे हैं तो क्या होगा? पार कर रहा है? नहीं पार कर रहा है, यानी कि यह क्या है? अपारदर्शी है, समझ गए ना। लेकिन अगर हम एक शीशा पर, एक कांच पर, पानी में, अगर पानी में टॉर्च जलाएंगे फिर भी हमें दिखाई पड़ेगा कि टॉर्च जल रहा है, अगर साफ पानी रहेगा तो। हवा में, हमारे इस रूम में क्या है? हवा है, टॉर्च जला रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हवा भी क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया और हवा हो गया। दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, सीधे इसका उल्टा, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, यानी कि आर पार नहीं हो पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, किताब हो गया। जैसे मान लिया जाए कि ये वाला हम किताब ले लिए, किताब के ऊपर हम टॉर्च जलाते हैं, क्या पार कर जाएगा? नहीं करेगा, तो किताब क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। तो समझ गए ना, जिससे प्रकाश पार कर जाए वो पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार न करे वो अपारदर्शी। एक तीसरा चीज होता है पारभासी। पारभासी क्या होता है सर? पारभासी क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पारभासी क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पार करे भी और पार ना करे भी, बीचे बीचवा वाला, समझ गए ना, बीचे बीच वाला, उसको कहते हैं पारभासी, समझ गए। जिससे कि अंशतः पार करे, मतलब थोड़ा थोड़ा पार भी कर जाए और थोड़ा थोड़ा पार ना करे। जैसे मान लिया जाए कि ये डायरी है, समझ गए ना, ये मान लिया जाए कि डायरी है, डायरी का एक पन्ना हम फाड़ लेंगे, डायरी का एक पन्ना हम क्या करेंगे? फाड़ लेंगे, और फाड़ करके इस पर हम क्या लगा देंगे? तेल लगा देंगे, तेल, समझते हैं ना, तेल, सरसों का तेल लगा देंगे मान लिया जाए। अभी अगर हम टॉर्च जलाएंगे ना, तो हो सकता है कि प्रकाश एकदम आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन जब तेल लग जाएगा इस पर तो ये पार नहीं करेगा, आधा अधूरा पार करेगा। अगर हम कांच ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये, मान लिया जाए कि बोतल जो है अभी तो प्लास्टिक का है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये कांच का है, समझ गए ना, मान लेते हैं कि ये कांच का है, समझ गए। इसको हम घिस देते हैं, पूरा दीवार पर पूरा घिस देंगे, और ये जो अच्छा से जो अभी एकदम चमकदार दिखाई दे रहा है ना, चमकदार नहीं दिखाई देगा। अगर बच्चों हम घिस देंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये पारभासी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा बाहर निकल पाते हैं, आधा अधूरा बाहर निकल पाते हैं, उसी को कहते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, समझ गए ना, यह सब क्या होता है? पारभासी होता है, समझ गए ना, क्या होता है? पारभासी होता है। ठंडा के दिन में आप लोग देखते होंगे कुहासा लगा हुआ रहता है, कितनों गाड़ी आता है, दूर से गाड़ी आता है तब तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। कुहासा में अगर कितनों टॉर्च जलाते हैं ना, पता नहीं चलता है, समझ गए ना। कुहासा क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पारभासी क्या है? जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः, अंशतः मतलब क्या होता है? आधा अधूरा, अंशतः मतलब क्या होता है? आधा अधूरा, यानी कि प्रकाश की किरण अगर आधा अधूरा पार कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग पारभासी बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा क्या होता है? पारभासी पदार्थ होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ गए? हाँ, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। धीरे धीरे पढ़ाइए सर, एकदम मजा आ रहा है, वाह।
तब ना बोले धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सीखिए ना, बहुत मजा आएगा। समझ गए? अगर दौड़ने के लिए जाते हैं, एक बार खूब स्पीड में दौड़ लिए और तुरंत थक गए, कौन काम का वैसा दौड़? धीरे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए। कछुआ और खरगोश वाला कहानी सुने हैं ना? हैं? कछुआ और खरगोश वाला कहानी तो सुने होंगे। कछुआ धीरे धीरे ही चल करके लक्ष्य तक पहुंच जाता है और खरगोश को घमंड रहता है कि हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं, थोड़ा देरी सूत भी जाएंगे ना फिर भी पहुंच जाएंगे, और बहुत तेजी के साथ दौड़ करके और खरगोश आगे जाकर के सो जाता है। समझ गए? और कछुआ धीरे धीरे ही चलता है लेकिन लक्ष्य तक पहुंच जाता है, बिना थके हुए आगे बढ़ते रहता है। तो इसलिए धीरे धीरे ही लेकिन लगातार चलते रहिए। समझ गए ना? धीरे धीरे ही लेकिन लगातार चलते रहिए, जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। समझ गए? धीरे धीरे ही लेकिन लगातार चलते रहिए, जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। और ध्यान रखिएगा, संघर्ष जितना कठिन होगा, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। समझ गए ना? संघर्ष जितना कठिन होगा ना, जीत उतनी ही शानदार होगी। अब सोचिएगा कि एकदम शरीर को आराम भी मिल जाए और जीत भी एकदम बहुत बड़ा हो, कभी हो सकता है नहीं ना? अगर आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो इसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा। कहा जाता है सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। सूर्य की तरह अगर चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह पहले जलना सीखिए। समझ गए ना? सूर्य पहले जलता है, तपता है, तब चमकता है। तो उसी तरीके से अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह आपको जलना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक ही है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। जैसे मान लिया जाए कि सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हवा से होते हुए हमारी आंखों तक आता है। हम जो देखते हैं पहले हवा से देखते हैं तब सूर्य तक पहुंचते हैं, बीच में तो हवा है ना, बीच में हवा है। पानी में मान लिया जाए कोई टॉर्च जला दिया तो पानी, यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ से कोई टॉर्च जलाया है, ठीक है, मान लिया जाए ये टॉर्च है, यहाँ से हम टॉर्च जलाए तो, और मान लिया जाए कि हम पानी में भी हैं, ठीक है, कोई दूर से व्यक्ति देखेगा तो देखेगा ना कि हाँ टॉर्च जल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, पानी है, फिर भी देख रहा है, यानी कि पानी क्या हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। यानी कि पानी से होते हुए ही क्या जो प्रकाश है वह गया है, यानी कि जिसके रास्ते होते हुए प्रकाश जाता है वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप टारगेट बोर्ड पर पढ़ने के लिए आए, ठीक है, टारगेट बोर्ड पर पढ़ने के लिए आए, हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने बताया होगा कि देखो भाई एक यूट्यूब पर टारगेट बोर्ड चैनल है, वहां से जाकर के पढ़ लो, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई होगा। तो आप किसके माध्यम से आए? अपने दोस्त के माध्यम से आए। समझ गए ना? अगर आपसे कोई पूछेगा कि तू टारगेट बोर्ड पर कैसे आया था, तो क्या बोलिएगा? फलानमा के माध्यम से आए थे, अपने दोस्त के माध्यम से आए थे। यानी कि जिसके माध्यम से आता है ना वही माध्यम कहलाता है। तो उसी तरीके से प्रकाश जिसके माध्यम से गमन कर रहा है उसको प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। तो लिखेंगे यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है। जैसे मान लिया जाए हमें टॉर्च जला दिए, ठीक है ना, अब देखिए ना आज मोबाइल बहुत ज्यादा हमारा काम कर रहा है, क्योंकि प्रकाश पढ़ा रहा है ना, और एक टॉर्च दे दिया है कंपनी वाला, देखिए आज कितना काम आ रहा है। जैसे मान लिया जाए कि हमें टॉर्च जला दिए, और टॉर्च को जब जलाए तो ये हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तो किसके माध्यम से? बीच में कुछ नहीं है ना, लेकिन हवा तो है ना, तो हवा क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। हवा क्या कहलाएगा? प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, एल्कोहल, एल्कोहल मतलब दारू होता है, ध्यान रखिएगा, हीरा हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे जी? प्रकाशीय माध्यम कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यह प्रकाशीय माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। समझ गए? प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। समझ गए ना? चलिए समझ में आ रहा है ना? हाँ, और स्पीड में नहीं ना पढ़ाना है, एकदम हमारा जो स्पीड है बिल्कुल अच्छा है ना आप लोगों के लिए। एक बार जरा बता दीजिएगा कि हमारा जो स्पीड है पढ़ाने का एकदम आपके लिए बेस्ट है ना, परफेक्ट है ना, बता दीजिएगा। क्योंकि बेसिक क्लास है ना तो थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आगे फिर जब आप लोग एक्सपर्ट बन जाइएगा, जब सब कुछ समझ में आ जाएगा तो हम अपना स्पीड भी बढ़ा लेंगे। अभी चूंकि आप लोग बच्चे हैं, नादान है, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा स्पीड भी थोड़ा सा स्लो है। जब आप गाड़ी सीखते हैं, समझ गए ना, जब आप गाड़ी चलाने के लिए सीखते हैं,
जैसे मान लिया जाए कि आप साइकिल चलाने के लिए सीखे होंगे, मोटरसाइकिल चलाने के लिए सीखे होंगे, तो ऐसा नहीं ना कि जब जिस दिन सीखना शुरू किए होंगे एकदम 80 के स्पीड में उड़ा दिए, 100 के स्पीड में उड़ा दिए, नहीं ना। जिस दिन गाड़ी चलाना सीख रहे हैं उस दिन आप धीरे धीरे चलाते हैं, लेकिन जब चलाते 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 जब एक्सपर्ट बन जाते हैं तो एकदम 100 के स्पीड में, 120 के स्पीड में, चाहे एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए, लेकिन चलेंगे एकदम तेजी के साथ ही। लेकिन पहले आप सीखिए तो सही, गाड़ी चलाना तो सीख लीजिए। जिस दिन गाड़ी चलाना सीख लीजिएगा ना, आप खुद स्पीड में आ जाइएगा, समझ गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, अभी सीखे नहीं हैं बल्कि चलाना सिखा रहे हैं, समझ गए। तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। अब चलिए समझते हैं समांगी क्या है और विषमांगी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। जैसे हम इस मान ले जाए कि इस रूम में है, तो इस रूम में क्या है बच्चों, सब जगह पर वायु है, लेकिन वायु क्या यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम, ऐसा है नहीं ना। वायु का सब जगह पर बनावट एक जैसा है। अगर पानी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, तो पानी का सब जगह का बनावट एक जैसा रहता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल और कांच, जल हो गया, कांच हो गया, कांच लेते हैं, समझ गए, तो कांच का सब जगह का बनावट एक जैसा होता है। जैसे बोतल में देख लीजिए ना भाई, ये बोतल क्या है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा का बनावट एक जैसा है ना। ऐसा थोड़ी है कि यहां से आर पार दिखाई दे रहा है तो यहां से आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह का बनावट क्या है, एक समान है। तो यह क्या हो जाएगा जी, समांगी माध्यम। लेकिन एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट अगर एक समान नहीं है तो उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जहां मान लिया जाए कि कहीं गर्म हवा है, कहीं ठंडा हवा है, तो सब जगह जैसे मान लिया गर्म हवा है, ठंडा हवा है, तो एक जैसा बनावट नहीं है, तो वहां क्या कहलाएगा, विषमांगी माध्यम कहलाएगा, समझ गए ना। वहां क्या कहलाएगा, विषमांगी माध्यम कहलाएगा। तो समांगी, सब जगह का गुण और बनावट अगर एक समान है तो समांगी, और सब जगह का गुण और बनावट एक समान नहीं है तो विषमांगी। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि लगभग बेसिक अब खत्म हो गया है। हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, समझ गए ना। अगर यहां तक सब कुछ समझ गए हैं तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं तो हम ये समझेंगे कि आप सब कुछ समझ चुके हैं। तो जल्दी से बताइए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताइए तो, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से, आपके पास मात्र एक सवाल के लिए 20 सेकंड का समय है, मात्र 20 सेकंड का समय है। तो 20 सेकंड के अंदर बताइए कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब क्या बताए थे, जिसके आर पार न देखा जा सके। अब तेल लगा हुआ कागज बताए थे, क्या भाई, पारभासी बताए थे। ईंट के आर पार हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना। शीशा के आर पार देख सकते हैं, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चे, बी नंबर ऑप्शन कमेंट बॉक्स में भी बता रहे हैं, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारभासी है। पारभासी मतलब क्या बताए थे, जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे, आधा अधूरा पार करे। हवा से तो भाई पूर्णतः पार कर जाता है, पानी से पूर्णतः पार कर जाता है। घिसा हुआ कांच आपको बताए थे क्या होता है, पारभासी होता है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन बच्चे सही बता रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, वह क्षेत्र जिससे होकर के प्रकाश आंखों तक पहुंचता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जिससे होकर के प्रकाश आंखों तक पहुंचता है क्या कहलाता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे हम प्रकाशीय माध्यम के बारे में, प्रकाशीय माध्यम के वह क्षेत्र जहां से आंखों तक पहुंचता है, प्रकाश कहां तक, आंखों तक पहुंचता है, क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। तो जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जवाब हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बता दीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे, अंशतः आधा अधूरा पार करे, क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। अपारदर्शी, बिल्कुल नहीं। पारभासी, जी हां सर, पारभासी कहलाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, समझ गए, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दीप्त पदार्थ है, बताइए तो जल्दी से, दीप्त पदार्थ कौन सा है, दीप्त पदार्थ कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, दीप्त पदार्थ कौन सा हो जाएगा, दीप्त मतलब क्या होता है, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, जो खुद के प्रकाश से चमकता है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। चंद्रमा के पास क्या खुद का प्रकाश होता है, नहीं। अभी आपको बताए हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो यह नहीं होगा। पृथ्वी का तो भाई कोई प्रकाश ही नहीं होता है। आग, अगर आग जला देते हैं ना तो आग के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, देखते हैं दिया जला देते हैं तुरंत ही उजाला हो जाता है, तो आग क्या हो जाएगा, दीप्त पदार्थ हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समांगी माध्यम का उदाहरण है। समांगी माध्यम कौन सा है बच्चों, समांगी, देखिए हवा क्या समांगी माध्यम हो जाएगा,
समांगी माध्यम अभी हम आपको यहां पर बताए थे ना, देखिए समांगी सब जगह पर बनावट अगर एक समान है तो उसको समांगी माध्यम कहते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा पदार्थ समांगी माध्यम का उदाहरण है। उदाहरण में हमको क्या बताए थे, जल बताए थे, कांच बताए थे ना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए। हालांकि यहाँ क्वेश्चन गलत है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समांगी माध्यम का उदाहरण नहीं है, अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं है, समझ गए ना, नहीं है। क्योंकि हवा तो समांगी माध्यम होता है, पानी समांगी माध्यम होता है, कांच समांगी माध्यम होता है। कैल्साइट प्यारे बच्चों हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अगर नहीं लगेगा तो। समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिए और 6 का जवाब आपने एकदम सही सही बताया। मतलब लगभग यह क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए आगे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, बस यही वाला क्वेश्चन आज इसी क्वेश्चन पर हम लोग खत्म करेंगे इस क्लास को। समझ गए ना। छाया किसे कहते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। अगर अंधेरा में खड़ा रहे या फिर सूर्य के प्रकाश में, अगर सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, अगर हम खड़ा हैं तो हमारा परछाई इधर बन जाता है नीचे जमीन पर। जैसे देखिए यह व्यक्ति खड़ा है, काला कोट एकदम पहने हुए है, देख रहे हैं, तो यह व्यक्ति खड़ा है, इसका देखिए परछाई इधर बन रहा है। यह व्यक्ति जो खड़ा है इसका परछाई देखिए इधर बन रहा है। कैसे परछाई बनता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया, बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु, हमेशा पर ध्यान रखिएगा जो परछाई बनता है ना वो अपारदर्शी वस्तु का बनता है। पारदर्शी वस्तु का तो आर पार कर जाएगा ना प्रकाश, पारदर्शी वस्तु का कभी भी परछाई नहीं बनता है। परछाई तभी बनेगा जब वो क्या रहेगा, अपारदर्शी वस्तु रहेगा। समझ गए। तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बीच में अपारदर्शी वस्तु को रख दिए तो इधर जो काला क्षेत्र बनता है ना उस काले क्षेत्र को ही परछाई कहते हैं। देखिए सब जगह पर उजाला है लेकिन यहाँ पर जो परछाई बन रहा है ना यह क्षेत्र काला है, तो जो काला क्षेत्र होता है ना इसी को क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ पर, जैसे प्रकाश निकल रहा है तो ये प्रकाश का गमन पथ हो गया, ठीक है ना। तो प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए। देखिए प्रकाश के गमन पथ पर क्या रख दिए हम यहाँ पर, अपारदर्शी वस्तु को रख दिए। तो प्रकाश के गमन पथ पर यदि अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती। अभी आपको बताया ना अपारदर्शी वस्तु को आर पार प्रकाश नहीं कर पाती है। तो प्रकाश के गमन पथ पर यदि हम लोग अपारदर्शी वस्तु को रख दें तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा काला क्षेत्र बन जाता है। वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बन जाता है। देखिए वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बन जाता है और इस काले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, छाया या परछाई कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया या परछाई कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया या परछाई कहते हैं। समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर, वाह क्या बात है, सब लोगों को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों यह हो गया परछाई। तो कुल मिलाकर के आज यहीं तक हम द एंड करते हैं। आज का जो पहला क्लास है हमारा पूरा बेसिक क्लास खत्म हो गया। अब कल से प्यारे बच्चों दूसरा क्लास हमारा यहां से शुरू होगा, सेकंड क्लास, और प्रकाश का परावर्तन अब पढ़ाएंगे। प्रकाश के बारे में जो कुछ भी बेसिक था हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए। अब प्यारे बच्चों परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में अगले क्लास से हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगला क्लास शानदार होने वाला है और चैप्टर का जो असली शुरुआत होगा ना वो अगले क्लास से ही होगा। चैप्टर का जो असली शुरुआत होगा वो अगले क्लास से ही होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं ना तो नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा। नोट्स से क्या फायदा होगा, आज हम जिस चीज को पढ़ाने वाले हैं या फिर कल हम जिस चीज को पढ़ाने वाले हैं उसको एक बार आप पहले से पढ़ करके आइए। समझ गए ना। अगर एक बार पहले से पढ़ करके आएंगे उसको हम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, फिर एक बार हमारे समझाने के बाद आप लोग अगर 1 घंटा बैठ करके उसको अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो चीज जो आपको समझ में आएगा ना आप जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए अगर आप नोट्स नहीं लिए हैं तो कितना लगता है, मात्र 50 रुपया लगता है एक सब्जेक्ट का, मात्र एक सब्जेक्ट का 50 रुपया लगता है। आप लोग नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको यहां से भी क्लास नोट्स मिल जाए। यहां तक जो कुछ भी हम आपको पढ़ाए हैं ना यह सबका नोट्स आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आज जो कुछ भी पढ़ाए यह सब कुछ आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, यह सब कुछ आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए बच्चों क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 81 14 53 20 21 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या फिर 92 63
991125, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, 8114532021 पर पेमेंट करना है, ठीक है ना। कुंदन कुमार के नाम से आएगा, समझ गए ना, कुंदन कुमार के नाम से आएगा। फोन पे करिएगा तो, गूगल पे करिएगा तो आप लोगों को इस नंबर पे पेमेंट करना है, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट जो पेमेंट करिएगा ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। आराम से आप लोगों का क्या हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, स्क्रीनशॉट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। मात्र 99 रुपया लगता है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का। आप लोग जुड़ जाइए, साल भर तक आपको सब कुछ मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अरे भाई स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा, क्यों चिंता करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, साइंस का पूरा लेना है सर, कितना पैसा देना होगा, बात कर लीजिएगा ना। बोले ना एक सब्जेक्ट का 50 रुपया लगता है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट का 50 रुपया लगता है। आपको पहले ही नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स ले लीजिएगा तो उससे आपको फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। तो नोट्स आप लोग जरूर परचेज कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और पहले से आप चीजों को पढ़ करके आए। दोबारा हम जब उस चीज को समझाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, और अभी 8:30 बजे से 11th क्लास के बच्चों के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश है, जो कि इसी चैनल पर चलेगा। तो अभी 5-10 मिनट के बाद क्रिस सर आप लोगों को स्पोकन क्लास लेंगे, समझ गए ना, स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेंगे। तो आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, 11th वाले बच्चे उसके लिए भी। और बाकी आप लोगों को क्लास खत्म होने के आधे घंटा के अंदर में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग को चिंता नहीं करना है, समझ गए ना। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको भेज देंगे, जो कुछ भी आज पढ़ाई हुआ है ना सब कुछ भेज देंगे। बाकी नोट्स अगर लेना है तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, समझ गए ना। एक सब्जेक्ट का 50 रुपया आपको पे करना होता है। तो चलिए, आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा, क्या सब कुछ समझ में आ गया, या फिर कहीं पर कोई डाउट भी है। देखिए, हम ऐसा पढ़ाते हैं ना कि डाउट रहता ही नहीं है, डाउट रहता ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। ऑनलाइन में बच्चों के पास पूछने का मौका नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे खड़ा हो जाते हैं, सर ई वाला समझ में नहीं आया, ई वाला फिर से बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको ई वाला ऊ वाला करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम ऐसा पढ़ा देंगे ना कि आपके पास डाउट ही नहीं रहेगा। अगर डाउट भी है, थोड़ा बहुत भी है, तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए, तिबारा वीडियो को देख लीजिए, पूरा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और इसी तरीके से पूरा क्लास चलेगा, इतना ही समझ में आएगा। तब ना हम आपको बोले थे कि टारगेट बोर्ड ही क्यों, टारगेट बोर्ड में कुछ तो स्पेशल है, टारगेट बोर्ड के टीचर्स कुछ तो स्पेशल हैं, तब ना टारगेट बोर्ड लोग चुन रहे हैं, तब ना टारगेट बोर्ड को इतना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए टारगेट बोर्ड को पसंद करने का बहुत सारा ऐसा कारण है, जिस कारण की वजह से आप टारगेट बोर्ड को पसंद कर पा रहे हैं, समझ गए ना। चलिए बच्चों, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे आप समाप्त करेंगे, और मिलेंगे फिर अगले क्लास में। और अगले क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ हम पढ़ाई करवाएंगे, बेहतरीन तरीके से सब कुछ होगा। जिस चीज की आप तमन्ना रख रहे हैं ना, वो सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी आप लोग को चिंता नहीं करना है। बाकी गणित सब्जेक्ट जो है प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। गणित जो है ना वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बाकी हिंदी का अलग एक क्लास ले लेंगे हम, समझ गए ना। तो वो सब कुछ हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। हमने बोला है कि कम से कम 2 से 3 बार पूरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे, तो हम बिल्कुल खत्म करेंगे। आपका जो 2024 का परीक्षा है ना मैट्रिक का, वहां तक पहुंचते पहुंचते 2-3 बार आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक एक चीज खत्म हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। चिंता न करिए आप लोग, समझ गए ना। बस जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसको मन लगा करके पढ़ते जाइए, समझ गए ना। चलिए भाई, और जो बच्चे सुपर चैट किए हैं, सनी सिंह हैं, और भी जो बच्चे सुपर चैट किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर चैट करने वाले बच्चों को सभी को दिल से धन्यवाद, ठीक है। चलिए, अगर बच्चे, हाँ, नोट्स अगर प्रिंट करवाने के लिए लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे पहला चैप्टर का अगर प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब समय हो चुका है स्पोकन क्लास का। अब स्पोकन क्लास क्रिस सर आएंगे और आपका 11th वाले बड़े भाइयों का क्लास लेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पे जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप में जो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएं बच्चों। सब जगह पर आप लोग हमसे कनेक्ट हो जाएं, ताकि आगे का क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से चलते रहे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर अगले क्लास में आपसे मिलेंगे एकदम बेहतरीन अंदाज में, और आगे आपको प्रवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।